अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। इसमें 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो शहीद शब्द को समझाएंगे जिससे कि इन पत्रों का महत्व बच्चों को समझ में आ सके, और दूसरे कितनी तरह के पत्र हो सकते हैं, ये बात। पहले पत्र लेखन किस तरह किया जाता था उर्दू और हिंदी का मिला करके, इसके बारे में बातचीत, और थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इन पत्रों में। अच्छा, अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। शहीद किसको कहते हैं? पहले तो अमर किसको कहते हैं? जो मरता नहीं, असत्य जो झूठ नहीं है ना। इसी तरह अमर जो मरता नहीं है। तो मरते तो सभी हैं, ऐसा कौन इंसान है जो मरता नहीं है? आत्मा से कोई संबंध नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, जो देश के लिए कुर्बान हो जाए। हाँ, तो उनको अमर क्यों कहते हैं? जो देश के लिए कुर्बान हो जाए उनको शहीद कहते हैं। श बोलो, श। ये उर्दू का शब्द है, शहीद। शहीद, शहीद नहीं, शहीद। ऐसे बोलो, शहीद। बच्चों शाबाश। तो अमर किसी को क्यों कहा जाता है? ऐसा तो कोई है ही नहीं मनुष्य जो कि मरता नहीं है। कोई भी जीवित वस्तु, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सबकी एक निश्चित आयु होती है। जितनी आयु जिसकी होती है वो उतनी आयु के बाद जीवित नहीं रहता, जब सभी मरते हैं। तो शहीद किसको कहते हैं? उसने बताया कि जो देश के लिए कुर्बान हो जाए। देश ही के लिए नहीं, शहीद उन सबको कह सकते हैं जो कि अपनी जीवन की परवाह ना करते हुए, अपने जीवन की चिंता ना करते हुए किसी ऐसे उद्देश्य के लिए अपनी जान दे दें जिससे बाकी सबका लाभ हो। बाकी सब या तो किसी खतरे से बचा ले या देश के लिए उनका प्राण कुर्बान। कुर्बान बार बार नहीं बोलो आप, कुर्बान का मतलब समझो। कुर्बान का मतलब अपने जीवन को दे देना। तो वही बात कह रहे हैं, इसको समझिए कि जो अपने जीवन की, देखो सबसे पहले अपने जान बचाने की सोचती है। जब भी कुछ भी खतरा आता है, कुछ होता है, तो लोग पहले अपने आप को बचा लेते हैं। किसी को शौक नहीं होता कि जाके गोली खाए दूसरों के लिए। यदि कोई अपनी जीवन की परवाह ना करते हुए, यदि कोई मालूम है कि आगे मृत्यु मिलने वाली है और अभी हमारा मरने का समय नहीं है, और मरने का समय किसी को अभी पसंद नहीं आता, चाहे वो कोई 100 वर्ष का हो तो भी सोचता है कि और 1 साल 2-4 साल हम जीवित रह लें, है ना। कोई मरना नहीं चाहता है। तो शहीद किनको कहते हैं? जो किसी ऊंचे कारण से, किसी ऊंची भावना से, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों की सेवा के लिए जो अपना जीवन दे दे, जो खुद कहते ना मौत को गले लगा ले, मतलब खुद मृत्यु का स्वागत करने को तैयार हो। मालूम है कि ऐसा करने से मृत्यु मिलेगी तो भी वो उस काम को पूरा करे, उन लोगों को शहीद कहते हैं। तो भगत सिंह शहीद क्यों कहलाए? उनको क्या, कैसे मृत्यु हुई उनकी? हाँ, उनको फांसी दी। एक तो फ ठीक से बोलना सीखो, हिंदी पढ़ रहे हो। फ उर्दू में होता है। फ और फ में क्या अंतर है? प फ ब भ म। प फ दोनों मिलाओ, फ होठ मिलाओगे तो फ निकलेगा, और ऐसे बोलोगे तो निकलेगा फ। फ फ फ कब बनता है? जब इसके नीचे हम एक बिंदु लगा देते हैं, ये फ है। तो ये उर्दू का है, ये हिंदी भाषा में
नहीं है। लेकिन हिंदी बहुत उदार भाषा है, सबको प्यार करने वाली। इसमें अंग्रेजी के भी शब्द हैं, इसमें उर्दू के भी शब्द हैं, फारसी के भी शब्द हैं, तो इसलिए हमारी बहुत सी चीज़ों में फ आता है। लेकिन जहाँ फ का उपयोग है वहाँ फ नहीं बोलो। जो फल कहते हैं, जो फूल कहते हैं, वो सब गलत है। फूल क्या होता है अंग्रेजी भाषा में? बहुत ही बुद्धू कोई होता है उसको फूल कहते हैं। तो फ फांसी, रस्सी से लटका के जब किसी को मरने के फिर किया जाता है तो उसको फांसी कहते हैं। तो ये फांसी क्यों दी गई थी उनको? किसने दी थी? अंग्रेजों ने फांसी दी थी। और क्यों दी थी ये कौन बताएगा? सर्वनाम में बात नहीं करनी, वो वहां से कौन कहाँ से हाँ उनके साथ के उनको कैद किया था, वो भगत सिंह वहाँ से भाग गए थे, तब उनको फांसी दी गई। बैठो मैं बताती हूँ। भगत सिंह जो थे बचपन से ही उनके विचार दूसरे बच्चों से अलग थे। बहुत कुछ वो अपने देश के बारे में सोचते रहते थे और उनके विचार क्रांतिकारी थे, इसीलिए उनको क्रांतिकारी कहा जाता है। क्रांति क्या होता है? नहीं, ये क्रांति का क्या अर्थ होता है? नहीं, इसके अच्छे अर्थ भी होते हैं और लोग इसको बेमतलब के लिए बुरे शब्द अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। क्रांति का अर्थ है एकदम अलग और नई सोच, बिल्कुल नई तरीके की सोच को कहते हैं क्रांति। क्रांतिकारी तो एक व्यक्ति है। अगर तुम्हारी सोच बिल्कुल सबसे अलग है तो हम कहेंगे कि ये बच्ची क्रांतिकारी है। ये नहीं है कि बम लेके फोड़ दिया वही क्रांतिकारी होते हैं, नहीं। एक थे मिस्टर कुरियन, जिन्होंने ये उनके दिमाग में आया कि दूध की इतनी समस्या है, तो उन्होंने गुजरात में सब तरफ से कहा कि हम गांव में जाकर दूध इकट्ठा करेंगे, फिर उनको पास्चराइज की विधि से गर्म करके उबालेंगे और फिर उनको हम दूध को जगह जगह बेचने के लिए भेजेंगे। तो जहाँ दूध नहीं है या कम है वहाँ सस्ते दामों में, अच्छे दामों में दूध बिकेगा और जो लोग दूध का व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। तो उनको उस चीज़ को कहा गया श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति। दूध सफ़ेद होता है, तो ये कोई बम धमाका गोली की क्रांति नहीं थी। किसी भी नई चीज़ को जब हम लाते हैं जो पहले कभी किसी ने ना सोची हो, उस चीज़ को हम लोग, और वो सफल हो जाए, करने लगे लोग वैसा, तब उसको क्रांति कहते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, सब जगह जब नई तरीके का गेहूँ लाया गया जिससे पैदावार बहुत अच्छी होने लगी, तो उसको हरित क्रांति कहा गया। फसल किस रंग की होती है? जब तक कच्ची होती है तो हरी होती है, पक जाती है तो सुनहरी हो जाती है, तो इसको हरित क्रांति कहा गया। इतने अच्छे पौधे उगे, इतनी पैदावार हुई, उसको हरित क्रांति कहा गया। इसी तरह अंग्रेजों के खिलाफ जब लोगों के मन में विचार आए कि नहीं, हमें स्वदेश चाहिए, अपना देश चाहिए, हमें दूसरों का राज्य, क्यों हम दूसरों के राज्य में रहें, तो उनको क्रांतिकारी कहा गया। तो उनके विचार बचपन से अलग थे और वो क्रांतिकारी कहलाए। और क्या हुआ कि उन्होंने किस चीज़ का विरोध किया? उन्होंने क्या, पूरी नेशनल कांग्रेस और बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां थीं उस समय, तो किया क्या गया कि राज्य अंग्रेज़ों का था। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके संविधान आपका बने और राजा हमारे ही होंगे, इंग्लैंड के, आपके जितने प्रदेश हैं उनको हम स्वतंत्र करे दे रहे हैं, लेकिन आप अपना कामकाज चलाइए, लेकिन प्रणाम करिए हमारे राजा रानी को। और उन्होंने संविधान को
सही बनाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए एक कमीशन बनाया। कमीशन किसको कहते हैं? कुछ लोगों की समिति बनाई, और उस समिति में सब अंग्रेज थे, किसी भी हिंदुस्तानी को उसमें स्थान नहीं दिया गया। तो अगर हमारे स्कूल के बारे में कोई संविधान बनाया जा रहा हो और उसमें आपकी प्रिंसिपल, आपकी वाइस प्रिंसिपल, किसी का स्थान न हो, तो कैसा लगेगा कि ये समिति बेकार है, ये क्या जाने कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या चाहिए। तो आपकी टीचर और आपकी प्रिंसिपल के जाने बिना हो सकता है? तो हिंदुस्तान के लोग सब बहुत नाराज़ थे, और उन्होंने, चूँकि इसके जो समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मिस्टर जॉन साइमन, तो वो उसको पूरी समिति को नाम दे दिया गया साइमन कमीशन। तो जब वो भारतवर्ष में वो लोग आए तो उनका बड़ा विरोध हुआ। लोगों ने डंडे वंडे लाठी लेकर के और बहुत काले झंडे दिखाए कि आप वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। लेकिन वो तो भाई अंग्रेज़ थे और हम लोगों के यहाँ के राजा थे। तो लाला लाजपत राय नाम के बहुत बड़े, बहुत विद्वान नेता थे पंजाब में, और उन्होंने भी विरोध किया, तो उनको डंडा मारा और ऐसी उनकी पिटाई करी पुलिस ने। और पुलिस वाले दुर्भाग्य से कौन थे? सारे पुलिस वाले वहाँ से थोड़ी आते थे, इंग्लैंड से। पुलिस वाले कौन होते थे? हाँ, नहीं, 2-4 जो उनके अफसर थे वो तो अंग्रेज होते थे, बाकी सब तो भारत के थे। लेकिन भाई उनके अफसर वो थे जो आज्ञा देते थे, वो करते थे। तो भारतीय ही पुलिस वालों ने ऐसे डंडे मारे जुलूस में सबके, तो लाला लाजपत राय का सर फट गया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इनको बहुत गुस्सा आया भगत सिंह को, क्योंकि ये बचपन से ही बहुत इनके क्रांतिकारी विचार थे। तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस ऑफिसर था वो अंग्रेज था, उसका नाम था सॉन्डर्स। तो इन्होंने उसको गोली मारकर उसको हत्या कर दी उसकी। क्यों? उन्होंने कहा कि इसी ने आदेश दिया था कि ऐसे डंडे चलाओ, तो ही लाला लाजपत राय का सर फट गया। तो उन्होंने उसको जिम्मेदार माना लाला लाजपत राय की मृत्यु का, जबकि उनकी मृत्यु डंडे की चोट से हुई थी। पर उन्होंने कहा कि कोई सिपाही उनको डंडा इस तरह नहीं मारता कि मर ही जाए, खाली उनको भीड़ को हटाने के लिए डंडे मारे जाते हैं, किसी की हत्या करने के लिए डंडे नहीं मारे जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि सॉन्डर्स ने ऐसा किया और आदेश दिया, इसीलिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने सॉन्डर्स को मार डाला। उसके बाद ये निडर थे, ये इन्होंने ऐसी हत्या नहीं की जैसे चोर डाकू चुपचाप अंधेरे में हत्या कर देते हैं। उन्होंने उसको मारा बिल्कुल जैसे लड़ाई में योद्धा लोग वीर तरीके से मारते थे, वीरतापूर्ण तरीके से। जब सॉन्डर्स को मार दिया, उसके बाद जो सेंट्रल असेंबली थी दिल्ली में, लोकसभा जहां आज है, वहाँ पे इन्होंने जो दर्शक जहाँ बैठते हैं वहाँ पे जाकर के, उसमें ऊपर बैठने की जगह होती है और नीचे सब लोग बैठते हैं, वहाँ इन्होंने पर्चे फेंके और पर्चे में लिखा हुआ था कि हमने उसको इसलिए मार दिया और साइमन कमीशन को वापस जाना चाहिए। तो फिर अंग्रेज़ों को तो बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने इनको ढूंढ लिया, पकड़ लिया और 23 मार्च सन 1931 को इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके पहले इनको जेल में रखा गया। तो इन्होंने अपने जेल में से अपने पिताजी को भी पत्र लिखे, अपने भाई को भी पत्र लिखे और अपने मित्रों को भी पत्र लिखे। तो ये जो 3 पत्र हैं ये आपने पढ़े ना? तो इन पत्रों में एक तो क्या खास बात है कि ये चूँकि पंजाब के थे, तो जो हिंदी के साथ साथ बहुत ज़्यादा उर्दू के शब्द भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मकसद आला, आज़ाद हिंद,
ख्वाहिश, ये सारे शब्द जो हैं आपकी पुस्तक में इसके अर्थ दिए हुए हैं। तो पहले पत्र तो इन्होंने अपने पिताजी के नाम लिखा कि इनके बापूजी जो थे उन्होंने ही पहले कह दिया था कि हमने इसको देश के लिए दान दे दिया बच्चे को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हमें तो शुरू से ही पता था कि हमको देश के लिए कुछ करना है, इसलिए आप मेरे जेल जाने से दुखी मत होइए। दूसरा पत्र उन्होंने अपने भाई को लिखा और उन्होंने अपनी माँ के लिए कहा, और इतनी अच्छी बात कही कि जैसे माँ नहीं मिल पाई और माँ बहुत रोई कि हमें बेटे से मिलने की अनुमति, आज्ञा नहीं मिली। तो उन्होंने ये कहा कि माँ की परेशानी से ही मुझे बेचैनी हो रही है। और उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि 1 साल तक तो हमको मिलने की आज्ञा थी, इतनी बार मिले फिर भी दिल नहीं भरा, तो अब 2-4 बार जो नहीं मिलने दिया गया, तो उतनी बार भी मिलने दिया गया होता तो मन तो माँ का कभी नहीं भरता अपने बच्चे से मिलके। जितनी बार भी मिलती फिर भी उसका मन करता ही रहता कि हम बार बार मिलें। इसलिए माँ को समझा दो कि घबराने से कोई लाभ नहीं है। अब इन्होंने जो अपने कैदी साथियों को जो पत्र लिखा, उस पत्र में सबसे विशेष बात क्या थी कि इन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं है जिसको जीवित रहने की इच्छा नहीं होती, मुझ में भी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत महान हूँ और सब लोग मेरे गुण गाओ। उन्होंने कहा मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं किसी की कैद में जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए फांसी ही मेरे लिए एक मुक्ति का साधन है। मैं किसी की कैद में होकर के जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि अगर मैं हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाऊँगा तो जितनी माएँ हैं हिंदुस्तान की वो सब कहेंगी कि मेरे बच्चे को कैसा होना चाहिए, भगत सिंह के जैसा होना चाहिए। और अगर सारी माएँ अपने बच्चों को कहें कि हाँ जाओ देश के लिए बलिदान दो अपना, तो इतनी ताकत हमारे देश में आ जाएगी कि उसके बाद फिर अंग्रेज़ यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम डर गए और फांसी नहीं चढ़े और कैद में रहे तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि इनका विरोध करना कितना ज़रूरी है। समझ गए? तो ये कहेंगे कि यदि हम कमज़ोर पड़ गए तो पूरा जो ये आंदोलन है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा है। और ये कह रहे हैं कि मुझसे अधिक सौभाग्यशाली और कौन होगा। वो कहते हैं कि मेरे मन में फांसी से बचने का लालच कभी भी नहीं आया। अगर स्वतंत्र रहता तो देश के लिए और कुछ मैं कर सकता था, लेकिन अब स्वतंत्र रहना कठिन है, इसलिए मेरे मन में अब फांसी से बचने की कोई इच्छा नहीं। तो इन सब चीज़ों से आपको भगत सिंह के विषय में क्या पता चले, उनके गुण बताओ एक एक। आंटी वो देश से प्यार करते थे और बच्चों बच्चों से अलग थे, बड़े हो गए थे। आंटी वो बहादुर भी थे। बहादुर थे, डरते नहीं थे। और वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। माँ से प्यार करते थे। और सबसे प्रेम हाँ वो हाँ सबसे प्रेम भाव रखते थे। और एक खास बात क्या थी कि उनके मन में एक पूरा नक्शा था कि देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हमें क्या करना है, सबको क्या करना है, एकजुट होना है।
और वो एकजुट तभी होंगे जबकि सब लोग यही चाहेंगे कि अंग्रेज़ों को हटाया जाए। अगर बाकी माएँ नहीं बहादुर बनेंगी तो अपने बच्चों को भी घर में रोक लेंगी कि तुम अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करो, मर जाओगे, या तुम्हें जेल हो जाएगी या तुम्हें फांसी हो जाएगी। अगर ये फांसी चढ़ गए हंसते हंसते, इनकी माँ ने इनको हंसते हंसते विदा कर दिया, तो बाकी माएँ भी हिम्मत करेंगी, नहीं हिम्मत नहीं हारेंगी, हिम्मत करेंगी। ठीक है, तो अब जो शब्द इसमें आए हैं उससे थोड़े से वाक्य आप लोग बनाएंगे, है ना। एक तो जैसे उद्देश्य है, इस तरह के जो शब्द हैं उनसे। दूसरी चीज बहुत आवश्यक है कि आप लोग 2 प्रकार के पत्र लिखिए। एक पत्र अपने परिवार में किसी को लिखिए, एक पत्र आज अपने परिवार में किसी को भी लिखिए और बताइए कि आपका आज का दिन कैसा रहा। दूसरा पत्र आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि हम लोग अपनी कक्षा में भगत सिंह के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए और देखिए कि दोनों प्रकार के पत्र लिखने में क्या क्या अंतर होता है। घर में आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं, कैसे भी अंत कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें बहुत सोच विचार कर आपको लिखना होता है। लिखिएगा, फिर हम दोनों तरह के पत्रों में अंतर आपको समझाएंगे। वेलकम।